हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है हमारा कंटिन्यू बैच चल रहा है, ठीक है। 7:30 बजे 7 बजे सर की क्लास होती है, मैथ वाली सर की। उसके बाद मेरी क्लास होती है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और हमें बहुत खुशी होती है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट पा करके, हमें बहुत खुशी होती है। और देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है हमारा। रोज़ाना पर डे क्लासेस आ रही हैं, रोज़ाना पर डे हम देखिए क्लास दे रहे हैं। और कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, चल रहे हैं। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। और देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बैच चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि देखिए इसमें पॉइंटों को कुछ को छोड़ दिया जाएगा या नहीं, ठीक है। इसमें किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट यानी जो आगे चलते रहेंगे, एक कंटिन्यू एक सीरीज टाइप में, जिस प्रकार से एक कंटिन्यू सीरीज होती है उसी टाइप में इस बैच को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लास कर रहे हैं। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा हो। जो नए बच्चे भी हैं, जो नए स्टूडेंट जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ, ठीक है, प्ले लिस्ट में पीछे की वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से अपनी सीरीज को कंटिन्यू आगे कर सकते हो आप, ठीक है। रोज़ाना हमारे साथ जुड़िए। और पहली बात तो ये है कि इसमें देखिए क्या है कि हमारा जो बैच चल रहा है, तो उसमें हम देखिए, अब दिल्ली पुलिस का जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हमने क्या काम किया है कि यहाँ पर, ठीक है, हमने दिल्ली पुलिस को देखते हुए सुबह के समय एक लाइव प्रैक्टिस टेस्ट रखा है। क्या रखा है? लाइव प्रैक्टिस टेस्ट। लाइव प्रैक्टिस टेस्ट है जो आपके 9 बजे रोजाना 9 बजे सुबह, ठीक है, 9 बजे सुबह में, ठीक है, 9 बजे सुबह। तो 9 बजे सुबह में प्रैक्टिस सेट होता है रोजाना दिल्ली पुलिस का, जिसमें से 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन मैथ के कराए जाते हैं अनिल सर के द्वारा। या अनिल सर पढ़ाते हैं मैथ को यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, पूरा जीएस एंड कंप्यूटर अभी चल नहीं रहा है। कंप्यूटर मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं एक ही क्लास 2-3 क्लास कराऊंगा कंप्यूटर की, और उसमें कम से कम एक क्लास में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो लगभग कम से कम 300-400 क्वेश्चन, मतलब कि 5 क्लास कराऊंगा कंप्यूटर की, और 5 क्लासों में लगभग कम से कम 500 क्वेश्चन खींच दिए जाएंगे आपके, जहाँ से एक भी आपका छूटने का नहीं है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। अभी जो जीएस की सीरीज चल रही है सुबह वाले में प्रैक्टिस सेट में, उसमें 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मात्र। कितने? 10 क्वेश्चन। वैसे आपको पता है दिल्ली पुलिस का सिलेबस हमने बता ही दिया था, दिल्ली पुलिस का सिलेबस कितना आता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का सिलेबस आपको पता ही है कि देखिए क्या है कि उसमें 15 नंबर मैथ के आते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। और देखिए जीएस जो आती है वो 50 की होती है, 50 नंबर की। 50 में से अभी 10 ही क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट ही कराए जा रहे हैं पिछले उसके। और 10 जो आता है, 10 आपका कंप्यूटर आता है। तो याद रखने, ये पूरे 100 क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ है पूरे का पूरा, ठीक है, सिलेबस को लेकर के दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। और ये अभी नोटिफिकेशन है, जल्दी ही अब देखेंगे आप, अगर सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी निकल जाएंगी और आपका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा। तो आप ये हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है। आने वाले समय में हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों का ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही 2 महीने बचेंगे, जब पता लगेगा कि 2 महीने बचे हैं अब एग्जाम के लिए, 2 महीने आपका लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट और 50-50 नंबरों का पूरे क्वेश्चन लिए जाएंगे। मैथ की तो चल ही रही है, जीएस की चल रही है, रीजनिंग का और कंप्यूटर तो मैं ही कराऊंगा, और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, आज का जो विषय हमारा वो है मौर्योत्तर काल। क्या है जी? मौर्योत्तर काल। आप देख सकते हैं मौर्योत्तर काल, ठीक है। आज जो मौर्योत्तर काल है ये, और देखिए मौर्योत्तर काल कब शुरू हुआ था? तो इससे पहले जो चल रहा था वो मौर्य वंश चल रहा था, मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? मौर्य वंश। अब तक मौर्य वंश चल रहा था, और इस वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक नाम था इसका घनानंद, ठीक है, घनानंद। घनानंद नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, इसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। मैं घनानंद में पहुंच गया, कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है बार बार। इस वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मगध साम्राज्य में अब तक जो मगध साम्राज्य चल रहा था, तो मगध साम्राज्य शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? हमने मगध साम्राज्य की शुरुआत जो देखी थी, वो देखी थी 544 बीसी से, कितना जी? 544 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक ये शासनकाल चलता है। किसका?
मगध साम्राज्य का, ये पूरे का पूरा मगध साम्राज्य चलता है 544 से लेकर के 185, वैसे सामान्यतः देखा जाए तो 184 बीसी आता है वहां पे, ठीक है। 185 बीसी तक शासनकाल चलता है। क्रम से इसमें शासक पढ़े थे हमने। अब देखिए कौन कौन से शासक हमने क्रम से इसमें पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने इसमें हर्यक वंश, हर्यक वंश पढ़ा था हमने, हर्यक वंश, और इस वंश में 3 क्रम से शासक आते हैं। दूसरा पढ़ा था हमने शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग आता है, ठीक है, शिशुनाग वंश, 2 ही शासक होते हैं इसमें, ठीक है। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो 3 शासक होते हैं। तो तीसरा जो आया था वो आया था नंदवंश, ठीक है, नंदवंश, 2 इसमें महत्वपूर्ण शासक होते हैं। सामान्य देखा जाए तो इसके 9 शासक होते हैं, लेकिन 9 का हमें सिर्फ 2 का ही उल्लेख मिलता है, बाकी का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद इस मगध साम्राज्य पर अंतिम शासक आता है जिसे कहते हैं हम मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश अंतिम वंश जो होता है मगध साम्राज्य पर, मौर्य वंश अंतिम होता है। इसमें 3 शासक होते हैं, आपको पता है केवल 3 शासक होते हैं। शिशुनाग वंश में भी 3 ही शासक होते हैं, पहले शिशुनाग होता है, फिर कालाशोक या काकवर्ण होता है, लेकिन अंतिम जो होता है वो बताते हैं कि वो नंदवंश से भी संबंधित था और आपके शिशुनाग से भी संबंधित था। सामान्यतः उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, जिसे कहते हैं हम महानंदिन। महानंदिन को नंद वंश से संबंधित माना जाता है, ठीक है, क्योंकि नाम के लास्ट में नंद आ रहा है, तो नंद इससे सामान्यतः यह कल्पना की जाती है कि वो नंद वंशों से संबंधित था। लेकिन ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, कि जो नंद वंश थे उनका जो साम्राज्य शुरू होता है वो 344 बीसी से शुरू होता है, 344 बीसी से लेकर के 322 बीसी, 300 क्योंकि 322 बीसी था, क्योंकि 322 में युद्ध होता है घनानंद का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को पराजित कर दिया जाता है और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे कहते हैं हम मौर्य वंश। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंशों का विनाश किया था? तो इनके गुरु थे चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, इन्हीं का ही नाम मिलता है। और इन्होंने देखिए एक पुस्तक लिखी थी, मैंने बताया था कि चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नाम से ही पता चलता है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी, कौटिल्य की, ठीक है। अभी देखिए चलिए थोड़ा सा टॉपिक से हटके तो बता देता हूँ। वहां पर बातें आती है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किस पर आधारित है। वहां पर देखिए आपको, ठीक है, अर्थव्यवस्था भी दिया जाएगा, राजनीति भी दिया जाएगा, लोक प्रशासन भी दिया जाएगा। तो देखा जाए तो लोक प्रशासन पर आधारित एक पुस्तक थी, राजनीति पर आधारित एक पुस्तक थी। वैसे अगर सामान्यतः इन दोनों में से अगर चुना जाए कि राजनीति या लोक प्रशासन, तो वो लोक प्रशासन पर आधारित पुस्तक थी कि एक राजा कैसा होना चाहिए, ठीक है, राज्य कैसा होना चाहिए, उसका राजा कैसा होना चाहिए। सामान्यतः ये भी बताया जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उस अर्थशास्त्र में हमें चंद्रगुप्त नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और ना ही इससे संबंधित कोई साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें इतना उल्लेख मिलता है कि कोई चंद्रगुप्त नाम का एक कोई व्यक्ति था जिसके द्वारा नंदवंशों का विनाश किया गया था। इसमें कोई कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं मिलता। ये तो बाद में बहुत सारे विद्वान आए, इतिहासकार आए, कुछ ग्रंथ ऐसे थे जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है। तो कुछ ग्रंथों के अनुसार ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण था, कोई ब्राह्मण बताते हैं, कोई क्षत्रिय बताते हैं, ठीक है, कोई इसको शूद्र बताते हैं, कोई पारसिक बताते हैं, यानी कि ये विदेशी जनजाति थी पारसिक, ये बाहर से आए थे और इसने एक नए वंश की स्थापना करी थी, मौर्य वंश की। इसमें क्रम से बहुत सारे शासक आते हैं। पहला जो मौर्य वंश में देखिए, पहला जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य होता है, दूसरा बिंदुसार होता है, तीसरा अशोक होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे शासक आते हैं, ठीक है, कुणाल है, ठीक है, कुणाल है, दशरथ है, शालीसुख है, और अंतिम जो शासक होता है बृहद्रथ होता है, जो लिख रखा है। बृहद्रथ 185 बीसी में होता क्या है कि इनके पतन के बहुत सारे कारण थे। जो मौर्य वंश था इसके पतन के कई कारण थे। कौन कौन से कारण थे? तो इनमें कारणों की सामान्यतः एक विशेष कारण इनका था कि इन्होंने अन्य धर्मों को बढ़ावा न देकर के केवल एक ही धर्म को बढ़ावा दिया था। एक ही धर्म के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। उस एक धर्म की अगर हम बात करें तो केवल और केवल इन्होंने जिस धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया था उस धर्म का नाम था क्या कहें आपके बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया था। बाद में जाकर के वही जो इनका एक जो सेनापति होता है, ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति होता है, नाम होता है उसका पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र सूंग के द्वारा मौर्य वंश की समाप्ति करके एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण वंश या सूंग वंश, ठीक है। वही इसमें पढ़ते हैं हम मौर्योत्तर काल में। अब मौर्योत्तर काल के बाद हम देख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल में मौर्य वंश की समाप्ति के बाद कितने वंश आए, क्रम से कौन कौन से शासक आए, वंश आए। तो पहले हम वंश देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश आए थे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद
एक क्या समझ लीजिए कि यहाँ पर भारत में एक तो आक्रमणों की झड़ी सी लग चुकी थी, आक्रमण होने शुरू हो गए थे, और आप देख सकते हैं कि कितने वंश क्रम से आए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, चाहो तो आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि एक पूरी तरीके से एक सीरीज सी चल रही है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। सामान्यतः इन्हें कोई पढ़ाता नहीं है, छोड़ देते हैं, ऐसा मान करके छोड़ देते हैं कि अजी कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, इनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं, उससे मित्र सूंग से उठा लिया जाता है, सातवाहन वंश से उठा लिया जाता है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। इधर से हिंदी यवन से शासकों से क्वेश्चन आ जाता है, और ये बताते हैं कि यहाँ से सिर्फ सिक्कों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के क्वेश्चन का कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पैटर्न बहुत हार्ड होता जा रहा है। आप सोचते हैं कंपटीशन आसान हो रहा है, लेकिन कंपटीशन और ज़्यादा दिन पे दिन हार्ड होता जा रहा है। तो आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए अब, क्योंकि डिटेल पे आप पढ़ोगे तब जाके कहीं आपको कुछ थोड़ा मिलेगा सीखने के लिए कि हाँ जी, चीज़ें हमने यहाँ तक करी हैं, इन चीज़ों से हमें फ़ायदा मिल रहा है। और इतिहास जो अपने आप में एक हार्ड विषय माना जाता है, उसको आप सीरीज के तौर पर पढ़िए, आप सीरीज के अनुसार पढ़िए कि पहले क्या चला था, उसके बाद कौन सा वंश आया था, उसके बाद कौन सा वंश आया। तो धीरे धीरे आप देखिए इन्हें। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद, यानी मौर्य वंश के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई सारे वंश उभर करके सामने आए, जिनमें से कुछ देशी शासक थे, कुछ विदेशी शासक थे। अब क्रम से देख लेते हैं कि विदेशी शासक आक्रमणकारी कौन थे। इनमें से जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इनमें से एक आता है हिंद यवन शासक। कौन से आते हैं? हिंद यवन शासक, ठीक है जी। हिंद यवन शासक सबसे पहले आते हैं। हिंद यवन शासकों में बात करी जाए तो हिंद यवन शासक सबसे पहले आते हैं, और इस वंश का जो संस्थापक था, नाम था इसका डेमेट्रियस प्रथम। क्या नाम था? डेमेट्रियस प्रथम। तो इस वंश का जो संस्थापक था, नाम था इसका डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम इस वंश का संस्थापक था। यानी भारत में हिंद यवन शासकों की जो सबसे पहले नींव डाली थी, नाम था उसका डेमेट्रियस प्रथम। अभी बताएंगे आगे, पैसा भी सामान्य एक परिचय बता देता हूं। उसके बाद शक आए। शकों में जो सबसे इनका शासक था, नाम था इसका शक। देखिए शकों की, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो शकों की 5 शाखाएं थी, भारत में आई थी, सॉरी 4 शाखाएं थी जो भारत में आई थी। शकों को यूची भी कहा जाता है, ठीक है, सॉरी उसको कुषाणों को यूची कहा जाता है, ठीक है। देखिए शक जो आए थे, तो शक जो है यहाँ पर कई शाखाओं में आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी। ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे क्या होते थे, ये अपना शासन कर रहे थे। तो उधर से निकलते हुए उनको वहां से इनको मार के भगा दिया था, ठीक है। ये वहां से जो मार के भगा दिया था, तो वो यूची जाति थी जिसने इनको मार के भगाया था। कौन सी जाति थी? यूची। यूची अभी आप देखोगे, यूची यानी कुषाण जो थे, यूची आते हैं। तो यूची जो जाति थी, यूची जाति इनको भगा देती है मार करके, जो कुषाण कहलाते हैं बाद में जाकर के, जब आएंगे अभी आप देखोगे कुषाण। तो यूची जाति थी, वो इनको मार करके भगा देते हैं। कहाँ? इनको निकाल के भगा दिया जाता है उत्तर पश्चिमी चीन वाले क्षेत्र में, जो जहाँ पर देखिए कुछ मंगोल का क्षेत्र भी था। तो वहाँ पर क्या है, इमेज नहीं बताऊंगा तरीके से, और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इमेज लगा कर ही बताई जा रही है क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर एक जाति थी, ठीक है, उस समय 165 बीसी की बात कर रहे हैं हम, 165 बीसी के आसपास इनको यूची जाति के द्वारा मार करके भगा दिया, इनके नेता को मार के भगा दिया जाता है। और इनको मार करके भगा दिया जाता है, जो ये 5 भागों में विभक्त हुई। अब 5 भागों में एक तो आपके चली गई, एक शाखा अफगानिस्तान की तरफ चली गई थी, बाकी 4 शाखाएं भारत में आ गई थी। और भारत में इन्होंने अलग अलग स्थानों पर निवास करना शुरू किया और वहीं पर अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो यहाँ माउस, ठीक है, शकों की वैसे समझा जाए। अब इनमें शाखाएं बढ़ती हैं, अब याद दे, मथुरा के शक, नासिक के शक, ठीक है, तक्षशिला के शक, नासिक हो गए, एक आता है, ठीक है, एक इनमें तो क्या, तो एक तो होता है तक्षशिला के शक, ठीक है, तक्षशिला। कौन सा होता है? तक्ष, ठीक है, तक्षशिला। तो एक तो तक्षशिला के शक होते हैं, एक शाखा तो इनकी तक्ष। और देखो इसका जो शासक था, नाम था माउस। क्या नाम था? माउस, ठीक है, माउस, आप माउस याद रखना, माउस। और एक जो शाखा इसकी, ये कहाँ चली गई थी? मथुरा में चली गई थी। इनकी ये मथुरा में आ गई थी। ये दोनों हिस्से बाद में वो कभी बहुत बैक करती है शाखा, ठीक है, बहुत बाद में जब उसे कहीं कुछ नहीं मिलता तो बाद में जाकर
आप आक्रमण करोगे। तो एक शाखा इनकी थी, ठीक है, जो मथुरा में चली गई थी, और इसके जो शासक था इसका नाम था राजुल, राजुल या राजुल। एक शाखा इनकी मथुरा की तरफ चली गई, ठीक है, मथुरा। संस्थापक था इसका राजुल, ठीक है, क्या नाम था इसका, राजुल। तो राजुल जो था इसका शासक था। और एक था देखिए पहलव, पहलव या पार्थियन वंश, ठीक है, उसके शकों के बाद पहलव या पार्थियन आए, और इनका जो शासक था इसका नाम था डिमिट्रियस। क्या नाम था, डिमिट्रियस, सॉरी यूक्रेडाइटस, ठीक है, इनका जो मिथ्रेडेटस, सॉरी मिथ्रेडेटस, यूक्रेडाइटस नहीं, मिथ्रेडेटस, ठीक है। तो इनका जो पहला जो वंश भारत में आया था, ठीक है, जो पहला वंश भारत में आया था, जो संस्थापक था इसका नाम था मिथ्रेडेटस। क्या नाम था, मिथ्रेडेटस, ठीक है, इनके नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं जी, चला, मिथ्रेडेटस, ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो मिथ्रेडेटस के बाद में एक शाखा और आई जिसे हम कुषाण कहते हैं। कुषाण ये वही थे जो यूची जाति थी, कुषाण यूची भी कहलाते थे, ठीक है, तो यूची कहलाते थे, ठीक है। और ये इनकी भी शाखाएं भारत में आई, और इनमें से देखिए जो सबसे पहले इसका संस्थापक की बात करें तो कुजुल कटफिसेस, नाम क्या, कुजुल कटफिसेस, इस वंश का संस्थापक भारत में कुजुल कटफिसेस, कटफिसेस, ठीक है, फिसेस। और ये कुजुल कटफिसेस के बाद बिम कटफिसेस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। वैसे देखा जाए तो भारत में हिंद यवन शासकों के द्वारा ही सोने के सिक्के का प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इन्होंने और अच्छे ढंग से, यानी कुषाणों ने और अच्छे ढंग से सोने के सिक्के चलाए। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो कनिष्क के शासनकाल में चलाए गए थे। भी आप देखोगे कनिष्क के शासनकाल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण शासन होता कनिष्क का। कनिष्क ने कई रेशम मार्ग वगैरह पे भी कब्जा कर लिया था इसने, कि आप टैक्स दोगे तो अपने रेशम को यहाँ से लेकर जाओगे। चीन से जो रेशम जाता था उस वाले मार्ग पे इसने कब्जा कर लिया था। अभी दिखाऊंगा रेशम मार्ग पे कब्जा कैसे किया था आगे। उसके बाद यहाँ पर अब बात करें हम, देखिए इनकी, तो हमारे देशी शासक भी कम नहीं थे। अब देखिए मौर्य वंश की समाप्ति के बाद देशी शासक जो समय समय पर उभरे, तो पहला तो इनमें वंश आता, नाम है इसका सुंग वंश। इसका संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। और ये पुष्यमित्र सुंग एक ब्राह्मण था जिसने अखंड भारत की स्थापना करी थी। वैसा देखा जाए तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं हम, अखंड से भी बहुत बड़ा भारत था उस समय जब अशोक के शासनकाल में, ठीक है। आप 13वां शिलालेख जा करके पढ़िए, आप 13वां शिलालेख का सर्च करिए और उस 13वें शिलालेख में आपको दिखाई देगा। 13वें छोड़िए, आप दूसरे शिलालेख ही देखिए, आप दूसरा महान शिलालेख बृहत शिलालेख देखिए, और वहाँ पे कुछ शासकों के नाम आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब वह है कि वो उनकी अधीनता में थे, अशोक की अधीनता में थे वो। अशोक ने जब अशोक के शासनकाल में, जब अशोक का शासनकाल था, तो उन्होंने जब युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति का पालन किया, तब जाके कहीं आसपास के शासकों को चैन की सांस ली थी उन्होंने। वरना जब तक उन्होंने हाहाकार मचाया था, यानी कितने वर्ष तक एक युद्ध किया था, और एक युद्ध के कारण वो पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में क्या में लोग उनसे डरने लग गए थे। इतनी महानता थी अशोक की। चलिए बाद में करें इसको, बात को देखिए, क्योंकि वो टॉपिक हो चुका है, उस पर भी नहीं जाएंगे। पुष्यमित्र सुंग, तो इसके इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। कौन था, पुष्यमित्र सुंग इस वंश का संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद एक अगला वंश आता है चेदी वंश, और इस वंश का संस्थापक था, नाम था इसका महामेघवाहन। क्या नाम था, महामेघवाहन। ये जो वंश था ये कलिंग में था, ठीक है। महामेघवाहन इस वंश का संस्थापक था, और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था इसका नाम था खारवेल। ये वही शासक था जिसका अशोक के साथ युद्ध होता है कलिंग में, ठीक है। कहाँ, और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है, ठीक है। अभी आएगा इसमें, और ये क्वेश्चन आता भी है यहाँ से। उसके बाद सातवाहन वंश आता है, सातवाहन वंश, और देखिए इसके वंश का संस्थापक था, नाम था इसका सिमुक। क्या नाम था, इस वंश का संस्थापक इसका नाम था सिमुक, तो सिमुक याद रखना, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे चेदी वंश की समाप्ति के बाद, ठीक है, एक नए वंश का स्थापना होती है जिसे कहते हैं हम सातवाहन वंश, और इस वंश का संस्थापक था सिमुक। और इस वंश में बहुत सारे क्रम से शासक आते हैं, जैसे कि सातकर्णी प्रथम आता है, हौल आता है, ठीक है, गोतवीपुत्र सातकर्णी आता है, बलश्री सातकर्णी आता है, यज्ञश्री सातकर्णी आता है, ठीक है, शिवश्री सातकर्णी आता है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन किया, ठीक है, कांच के सिक्के चलाए थे। को कराऊंगा, बिल्कुल एक एक वंश को कराऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण ये थे। ये सब चीजें मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप, और आप पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट्स जैसा तैयार कर लीजिए। बाहर कुछ नहीं होगा, आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है।
आपके क्वेश्चन लगेगा नहीं, आप सोचोगे थोड़ा सा भी डिटेल में ही है तो डिटेल से में ही समझ लीजिए इसको, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट ये सब चीज़ें, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आता है पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आभीर वंश आता है, ठीक है, आभीर वंश आता है, आभीर वंश, और इनके वंश के बाद आभीर वंश आता है, और इस वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। क्या नाम था इसका? ईश्वर सेन। ईश्वर सेन इस वंश का संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्ष्वाकु वंश आता है। इक्ष्वाकु वंश की बात करें तो देखिए शांतमूल, ठीक है, इस वंश का शासक था शांतमूल, ठीक है, शांतमूल। तो शांतमूल इस वंश का संस्थापक होता है, ठीक है। इस वंश के संस्थापक की बात करें तो शांतमूल, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश की संस्थापक की बात करें तो शांतमूल आता है। क्या आता है? शांतमूल, ठीक है। और देखिए चतु सातकर्णी की बात करें, चतु सातकर्णी वंश या वाकाटक वंश, तो विंध्यन शक्ति। चतु सातकर्णी की बात करें तो विंध्यन शक्ति, इस वंश का संस्थापक विंध्यन शक्ति। तो ये क्रम से वंश आते हैं। मौर्य काल की समाप्ति के बाद क्रम से जो वंश आते हैं भारत में, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा भारत, ठीक है, विखंडित हो जाता है। छोटे छोटे शासक आ जाते हैं, ठीक है। कुछ महान शासक भी होते हैं, महान में से पहला आता है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अखंड भारत के निर्माण की रचना करते हैं, ठीक है। उसके बाद चेदी वंश, महामेघवागन, खारवेल बहुत महत्वपूर्ण शासक होता है इस वंश में। सातवाहन वंश सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी होता है। सामंती व्यवस्था का प्रचलन करते हैं, वही सामंती व्यवस्था बाद में जाकर के, ठीक है, एक बहुत बड़े स्तर पर एक अपना वर्ग बन जाता है पूरे का पूरा, ठीक है। बताऊंगा सामंती व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुख शासक जो आए, विदेशी हिंदी वंश शासक शक, पहलव, कुषाण, शुंग, चेदी, सातवाहन, आभीर, इक्ष्वाकु, चतु सातकर्णी वंश, ठीक है। तो ये क्रम से वंश आए थे। ये इनके संस्थापक हैं, किस किसने इस वंश की स्थापना करी थी। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले उसमें, ठीक है। आगे देखिए वाकाटक वंश या चतु सातकर्णी वंश एक ही है, वाकाटक वंश, और मैंने बताया था विंध्यन शक्ति इसका संस्थापक था। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। एक एक स्रोत को हम देखेंगे, ठीक है, हमारे साथ बस जुड़े रहिए। देखिए ठीक है, चलिए कोई इतने में समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला जो इसमें आता है, लेकिन बात करें तो इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत, तो सबसे पहले देखिए जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ये, इनका स्रोत होता है, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो आते हैं बौद्ध ग्रंथ, कौन से आते हैं? बौद्ध ग्रंथ। पहला आता है बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथों में बात करें तो देखिए इसमें जो बौद्ध ग्रंथों में दिव्यवदान, ठीक है, दिव्यवदान, ललित विस्तर, मंजूश्री, मूलकल्प। दिव्यवदान, दिव्यवदान, ललित विस्तर, ललित विस्तर, कौमा, मंजू श्री, मूलकल्प, ठीक है। मंजूश्री मूल पुस्तकें हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये विस्तर है जी, यहाँ पे ललित विस्तर, ठीक है, ललित विस्तर। तो ये प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं, हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और इसमें जो दिव्यवदान है, क्या है जी? दिव्यवदान है, ठीक है, दिव्यवदान। तो दिव्यवदान से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का क्या किया? संहार किया था, यानी बौद्धों का नाश किया था। 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया था। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, तो इस पुस्तक से हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने
सूंग ने बौद्धों का संहार किया, बौद्धों का संहार किया। ठीक है, यानी नाश किया। ठीक है, बौद्धों का संहार किया, निनाश किया। और इसने 84 स्तूपों को तुड़वा दिया था। ठीक है, इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया था, याद रखना। इसने बौद्ध स्तूपों को तुड़वा दिया था, यानी बौद्धों का संहारक था, इसलिए इसे बौद्धों का संहारक कहा जाता है। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? दिव्य बलिदान नामक पुस्तक से मिलती है, यानी ग्रंथ से मिलती है। और ये ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित एक ग्रंथ है, इसका नाम, और इसी विषय में इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे एक पुस्तक आप देख सकते हैं, दूसरी जो पुस्तक है मिलिंद, यहीं से देखिए आप देख सकते हैं मिलिंद पनो, ये हमें जानकारी देती है। देखिए इसमें क्या जानकारी मिलती है, इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है। पहली बात तो देखिए किसने लिखी थी, तो ये मिलिंद पनो पुस्तक जो थी ये नागसेन के द्वारा रचित थी। ठीक है, तो नागसेन के द्वारा, ठीक है, नागसेन के द्वारा पाली भाषा में रचित पुस्तक। ठीक है, ये पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। देखिए इनसे हमें इस पुस्तक से क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए इस पुस्तक में यूनानी शासक मिनांडर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस पुस्तक में यूनानी शासक दिख रहे हैं ना आपको, ये नागसेन, ये जो थे। ठीक है, तो मिलिंद पनो, ठीक है, और इस पुस्तक में नागसेन को यूनानी शासक मिनांडर को, ठीक है, मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक में शासक मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है, मिनांडर का उल्लेख मिलता है। और देखिए ये जो नागसेन जो थे, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन और मिनांडर के बीच में कुछ, ठीक है, संवाद होता है। संवाद कुछ प्रश्नों को लेकर संवाद। मिनांडर जो होता है, मिनांडर क्वेश्चन पूछता है, नागसेन मिलता है। नागसेन और मिनांडर बात का इसमें उल्लेख मिलता है, याद रखना। नाम है इस पुस्तक का मिलिंद पनो। ठीक है, तो नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, कि मिनांडर के बारे में, यूनानी शासक मिनांडर के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। और इसके संवाद के बारे में देखिए यहाँ पर ऐसा है कि नागसेन और मिनांडर के मध्य जो संवाद हुआ था, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखना मिलिंद पनो से हमें जानकारी मिलती है कि भाषा में पाली भाषा जन सामान्य की भाषा थी। उस समय जन सामान्य की भाषा थी। दो भाषाओं का यूज किया जाता था, पाली और प्राकृत। ये वो भाषा थी जो जनमानस की भाषा होती थी। जनमानस तो समझते हो ना, जो सामान्यतः लोगों के बीच में जो भाषाएं बोली जाती है। जैसे अभी हम सामान्यतः हैं, अभी हम क्या बोलते हैं, भारत में ज़्यादातर सामान्यतः हिंदी बोली जाती है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, हिंदी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ राज्यों को छोड़ करके आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर हिंदी, आपको ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले मिलेंगे। तो ये जन सामान्य की भाषा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं, तो उसमें एक कम्युनिकेशन की भाषा होती है, संवाद की भाषा होती है इंग्लिश को वहाँ पे माध्यम रखा जाता है कि आपको अगर हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। इंग्लिश क्योंकि माध्यम के तौर पर रखी गई भाषा है, लेकिन हम ज़्यादातर सामान्यतः लोग ज़्यादातर समझते हैं, हिंदी समझते हैं। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बहुत पढ़े लिखे होते हैं वैसे, गाँव से ज़्यादातर निकलते हैं। ठीक है, मेरे बातों का थोड़ा वो मत लेना, मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ सामान्यतः, क्योंकि मैं भी गाँव से ही हूँ। ठीक है, कभी आप देखिए, कभी बुरा मान जाए, तो मैं भी गांव से ही हूँ। ठीक है, मैं कोई शहरी नहीं हूँ, मैं गांव का ही हूँ। तो क्या होता है, गांव में देखेंगे लोग पढ़े लिखे, अब तो खैर जैसे समाज पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, तो उनमें क्या, अगर आप उनके सामने आप अंग्रेजी बोलोगे तो वो कहेंगे दिख है, कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा। वहीं आपके उनके सामने चाहे तुम बात करो, लेकिन उनकी
ये था। अच्छा, इस बात को समझा रहे हो आप। तो उस समय ये जो भाषा थी, ये इस प्रकार की भाषा थी जो जनसामान्य थी, जिसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, लिए तो मिलिंद पनो नामक पुस्तक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा रचित थी? नागसेन के द्वारा। नागसेन कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। चलिए, अगली जो पुस्तक आती है महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और इसी से पता चलता है कि पुष्यमित्र सोंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि कौन थे? पतंजलि, ठीक है, पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे, इसके मित्र भी थे, तो पतंजलि और मनु, यानी ठीक है, ये दोनों कौन थे? ये दोनों ही किसके मित्र थे? तो ये दोनों ही पुष्यमित्र सोंग के मित्र थे, याद रखना। ठीक है, मित्र थे, पुष्यमित्र के मित्र थे ये, पतंजलि और मनु दोनों ही। ठीक है, और मनु जो, जिन्होंने मनु संहिता के निर्माण किया था, मनु एक पुस्तक थी। ठीक है, और विधि पर आधारित पहली पुस्तक थी ये। ठीक है, इन्हें इसलिए विधि निर्माता भी कहा जाता है मनु को। भारत का पहला विधि निर्माता मनु को ही कहा जाता है। ठीक है, मनु स्मृति की रचना उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो देखिए, महाभाष्य की बात करें तो महाभाष्य की जो रचनाकार थे, इनका नाम था पतंजलि। तो पतंजलि द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा। ठीक है, पतंजलि द्वारा इसकी रचना की गई। ठीक है, पतंजलि द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, और देखिए इसमें हमें जानकारी क्या मिलती है? इसमें पुष्यमित्र के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पुष्यमित्र के, ठीक है, कहाँ से जानकारी मिलती है इसके बारे में हमें? ठीक है, पुष्यमित्र के राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी पुस्तक में हमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अभी आएंगे, अब देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत लंबा टॉपिक है, आपको दिखा देता हूँ, काफी बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, जिसमें हमें गार्गी संहिता पढ़ना है, आगे मालविका अग्निमित्र पढ़ना है, अयोध्या का अभिलेख पढ़ना है, बेसनगर का लेख पढ़ना है, नाना घाट अभिलेख पढ़ना है, नासिक अभिलेख पढ़ना है, सिक्के पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद सुंग वंश को पढ़ना। देखिए, आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू, आप देख सकते हैं सुंग वंश। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। सुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने क्या क्या कार्य कराए थे। उसके बाद देखिए कंडव वंश पढ़ना है, कंडव वंश और इनका शासक, कंडव वंश का शासक। ठीक है, तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज इतनी क्लास को समाप्त करते हैं हम। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।